नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का पाठ्यक्रम कृष्ण, गोरक्ष और कृषि। तो आज डे 3 है। तो आज का टॉपिक है पारिदृश्य की कार्य। तो ये पार्ट 1 का सेशन है आज। जो आज का सेशन लेने वाला है, ये जो सेशन है दीप्ति माता जी से स्टार्ट होगा। दीप्ति माता जी, देन भगत प्रभु विल टेक ऑन। बी लेटर ऑन मे बी अवर विष्णु नाम प्रभु भी ज्वाइन हो सकता है। तो विष्णु नाम प्रभु वो अभी थोड़ी देर के बाद वो ज्वाइन होगा, क्योंकि या ही विल कम इन अनदर हाफ एन आवर। ही हैज जस्ट कम्युनिकेट किया कि तो अभी एक हाफ एन आवर में ज्वाइन होगा। तो आई रिक्वेस्ट आई वी वेलकम दीप्ति माता जी। दीप्ति माता जी, शी इज अ फाउंडर ऑफ अग्रवाल ऑर्गेनिक फार्म। वो अभी जयपुर में है। जयपुर के नजदीक में चंदवा जी और बसी, 2 प्लेसेस में वो माता जी लोग का फार्म है। तो जो ये हॉलिस्टिक फार्मिंग का जो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तो उन्हीं से हम सुनेंगे। पहले दीप्ति माता जी लोग पहले शी वांटेड टू डेयरी बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी। फिर उसके बाद में she realized this is the holistic, after learning this holistic management principle, she decided that there is no other way that if you want to achieve quality of life, you have to follow this holistic management principle. So we welcome Deepti Mataji, and Mataji, I request you to kindly take over, Mataji. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, प्रभु जी। मैं इकोसिस्टम प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगी आज, और ये मेरे लिए काफ़ी अहम टॉपिक रहा है, क्योंकि इसी से मैंने समझा है पूरा होलिस्टिक मैनेजमेंट भी मैंने इसी से सीखा है। मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, और यहाँ जयपुर में मेरे, जैसे कि उन्होंने बताया, 2 फार्म्स हैं, और उस पे हम लोग देख रहे हैं अपने इकोसिस्टम को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम का मतलब है जहां अपन रह रहे हैं, चाहे वो अपना घर हो, फार्म हो, पूरा सिटी हो, विलेज हो, या पूरी अर्थ हो, ये अपना इकोसिस्टम है। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी जीवाणु, जितने भी जीव और जीवाणु इस जगह पे जो आपने डिफाइन किया है वहां पे रह रहे हैं, वो उसका इकोसिस्टम बनाते हैं। I'm sorry, मेरे वर्ड्स में काफी शब्द इंग्लिश में आएंगे, और हिंदी में मेरे लिए सब शब्द लाना तो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने कल भी सुना, पहले भी सुना है कि इकोसिस्टम में कुछ डिसीजंस हम लोग लेते हैं जो होलिस्टिक नहीं होते। उसका क्या मतलब है होलिस्टिक होना? होलिस्टिक मतलब जैसे मैं ऐसे समझती हूँ कि कोई एक गुच्छा है बहुत सारे धागों का, कोई पीला धागा है, लाल धागा है, हरा धागा है। हम उसको सुलझा नहीं सकते एक धागा खींच के। अगर हम पीला धागा खींचेंगे तो और सारे धागे और उलझ जाएंगे। उसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे
इकोसिस्टम में। हम एक धागा खींचते हैं, दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा और उधर जाता है और समस्याएं पैदा हो जाती हैं हमारी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको इकोसिस्टम के प्रोसेसेस को समझना जरूरी है। जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका नाड़ी वैद्य के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले वो आपकी हार्ट बीट या पल्स को देखता है। उससे उसको आपके रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी प्रोसेस का पता चलता है। वो स्टेथोस्कोप लगाता है आपकी चेस्ट पे, तो उसको आपके प्रोसेस, आपकी बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो हेल्दी हैं कि नहीं है, ये पता चलता है। इसी तरह से हम इकोसिस्टम को देख के उसके मेन 4 प्रोसेसेस अगर सही चल रहे हैं तो की इंडिकेटर्स या क्या लक्षण, जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, अगर वो हम कैच कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि वो इकोसिस्टम फर्टिलिटी की तरफ जा रहा है या मैं बोलूंगी डिजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि हम सबको अपना इकोसिस्टम फर्टाइल चाहिए। हमको आज जितने उस पे जीव जीवाणु रह रहे हैं उससे कल ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट ईयर उसमें फर्टिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही है तो हम लोग डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसका सबसे कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट की इंडिकेटर्स हैं उसमें। अगर आप वो समझ गए तो आप कोई भी इकोसिस्टम किसी भी जगह अर्थ पे देख के आप बता सकते हो कि ये इकोसिस्टम सक्सेसफुल है, सक्षम है सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट ईयर या नहीं, मतलब रीजेनरेटिव है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने ब्रेड ली है, जिसको मैं हिंदी में कैसे मॉडलिंग इसको मॉडलिंग सॉइल एग्जांपल की तरह दिखा रहे हैं। ये मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक अच्छी सॉइल के ये लक्षण है कि उसमें लाइफ होती है। सबसे बड़ा इंडिकेटर है, गुड सॉइल इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ गुड इकोसिस्टम। तो गुड सॉइल का क्या मतलब है? गुड सॉइल का मतलब है स्पॉन्जी सॉइल। स्पॉन्जी सॉइल कैसे बनेगी? वो बनेगी उसमें खूब सारी लाइफ होएगी तो वो अच्छी सॉइल बनेगी। तो लाइफ का मतलब है वो क्या करती है लाइफ? उसमें एक तरह से वो ग्लू प्रोड्यूस करती है और अपने घर बनाती है बीच में, जो इस तरह के होल्स हो जाते हैं उसमें। और अब हम वाटर साइकिल, इसमें 4 प्रोसेसेस अपन कंसिडर करेंगे: वाटर साइकिल, मिनरल साइकिल, एनर्जी फ्लो एंड कम्युनिटी डायनामिक्स का सारा मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी और बाद में भगत जी लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम एक बहुत अच्छी सॉइल के जो जिस तरह से वो पानी को रिएक्ट करती है वो देखेंगे हम। सपोज ये अपनी सॉइल है और ये एक अच्छी सॉइल है क्योंकि इसमें इस तरह के होल्स हैं या इसमें छिद्र हैं। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इस पे बारिश आए तो वो बारिश किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि मुझे इस एक्सपेरिमेंट ने काफी हेल्प किया था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो आप सबको ये एक्सपीरियंस होगा कि वो पानी एकदम सोख हो जाता है। ये सपोज अपन बारिश आ रही है इस सॉइल पे, तो वो बारिश पूरी एब्जॉर्ब हो रही है। अब आप देखिए कितना एब्जॉर्ब होता जा रहा है। अभी भी वो पानी बह के नहीं निकल रहा है नीचे से। ये पूरा पानी, जोर से बारिश आएगी तो भी बह के नहीं निकल रहा है। इस तरह से सॉइल जुड़ी रहती है तो वो
एक इंडिकेटर है सक्सेसफुल इकोसिस्टम का। और पानी डालते हैं, आज और बारिश आई है तो ये पानी फिर से जा रहा है। ये करीब 1 लीटर पानी है इसमें और वो एब्जॉर्ब हुए जा रहा है। आप देखें, अगर ये सॉइल में लाइफ नहीं होएगी तो क्या होएगा। अब देखिए ये पानी पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, अभी भी ऊपर पानी नहीं है। और ये हमने अपने बस्सी फार्म पे एक्चुअल में देखा है कि आसपास वहां पे नदियां बह रही हैं। इतना पानी आया 2019 में कि वहां पे बाढ़ आ गई, आसपास पूरी सॉइल निकल के चली गई जो टॉप सॉइल थी और बाकी के खेतों में। और हमारे खेत में ये सिचुएशन रही। वो फोटो अपन शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और वीडियोस। तो अभी भी पानी एब्जॉर्ब करे जा रही है ये ब्रेड। और अब ये नीचे से, आप देखें, अब ये नीचे से निकल रहा है पानी। तो आप समझिए कि ये अगर इस तरह की सॉइल होएगी तो जितना भी पानी यहाँ रेन की तरह आ रहा है, बारिश की तरह आ रहा है, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अभी तक कोई बाढ़ नहीं आई है और ये पानी जो है ये धीरे धीरे निकल के आया, पूरा सोक हुआ, उसके बाद आया ये पानी और बिल्कुल क्लीन पानी बाहर आया। तो आप सोचिए कि आपके इक्विफर्स कैसे क्लीन पानी से भरेंगे। तो अगर अपन सॉइल ऐसी रखते हैं तो एबंडेंस ऑफ वाटर, मतलब भरपूर पानी अपन को मिल सकता है अगर अपनी सॉइल इस तरह की हो। क्योंकि सॉइल हमारा सबसे बड़ा टैंक है। अर्थ का सबसे बड़ा टैंक जो है वो सॉइल है। आप इतना बड़ा टैंक बना ही नहीं सकते जितना आप सॉइल को बना सकते। अगर सॉइल बन गई तो आपका वो टैंक भरा रहेगा और आपके जो एक तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई पेड़ है तो उसको, उसकी जड़ों को पूरा पानी मिल रहा है, मॉइस्ट है ये जगह। यहाँ के जो भी अंडरग्राउंड में जितने भी कीटाणु हैं वो सब, उनको भी ह्यूमिडिटी मिल रही है तो वो भी रह रहे हैं यहाँ पे आराम से। और तीसरी बात कि हमारे इक्विफर्स भर रहे हैं। अपन को इतना पानी देने की जरूरत ही नहीं है सबसे पहले तो, और पानी है अपने पास, क्लीन वाटर है। ये सब इस स्पॉन्जी सॉइल से अवेलेबल हो सकता है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि अपन की सॉइल क्यों नहीं कर पा रही है ये चीज, ये बात क्यों नहीं हो पा रही है अपनी सॉइल पे। तो आपने कभी देखा होगा कि जब हम पत्ते खूब सारे इकट्ठे करके एक जगह रखते हैं तो उनके नीचे की सॉइल कुछ ऐसा लगता है उसपे जैसे कोई मैट्रेस, कोई गद्दा लगा दिया हो उस पे। आप अगर वो पत्ते हटा के देखें तो अगर 3 महीने बाद, जैसे पत्ते इकट्ठे करके रखते हैं, 3 महीने बाद उनको हटाते हैं तो वो सॉइल एक गद्दे की तरह हो जाती है। तो उसमें अपन ने कवर प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से वहां के जो माइक्रो लाइफ है उसने वो गद्दा तैयार किया है उसके नीचे। अगर अपन ये पत्ते हटा देते वहां से तो सन से, सूरज से वो बेक हो जाता, सारी जो अपर लेयर है वो पूरी बेक हो जाती है और कोई माइक्रो लाइफ नहीं रहती उसमें। वो नीचे चली जाती है या तो बहुत ज्यादा, या मर जाती है। तो ये जरूरी है कि ये कवर हो इस सॉइल पे। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है, अपन एक चीज करते हैं कि इसको पूरा, अगर सॉइल ठीक है कवर भी हो गई है और एकदम हार्ड हो गई है तो कोई बात नहीं, अपन उसको प्लॉ करके और पाउडर बना लेते हैं। तो ठीक है, अब अपने एक मैं और एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि हमने इसको प्लॉ करके, मतलब इस पे हल चला के अच्छे से पाउडर बना लिया है सॉइल को। अब इस पे जब रेन आएगी तो क्या होगा। तो अब ये अपन रेन को सिमुलेट करते हैं इसमें। देखिए, जब सॉइल नंगी है और उसको हमने प्लॉ भी कर लिया
तो ये आजकल इंडिया में जब भी रेनी सीजन आता है तो आप लोग सब देखते होंगे ये चीज। अब इसमें आप फर्क देखिए, मैंने इतना सा पानी डाला है और उसी में इतना डिस्ट्रक्शन हो गया। अगर ये आपका इकोसिस्टम है तो उसको क्या होगा? क्या यहाँ पे पेड़ों को पानी मिलेगा? सबसे पहले अपन अंदर जाके देखते हैं इसमें। ओहो, ये देखिए पानी तो अंदर गया ही नहीं है। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने एक परत सी बना दी ऊपर, एक हार्ड परत बना दी जिसमें छोटे छोटे इसी सॉइल के पार्ट्स या आटे के पार्ट्स जाके और उनको सील कर दिया उसने, और पानी जाना ही बंद हो गया है इसके अंदर। तो आपके एक्विफर्स भरेंगे क्या? भर नहीं सकते इस तरह से। और ये क्या हुआ? ये आपकी बाढ़ आ गई। यहाँ पे जितना पानी आया वो बाढ़ बन के निकला, और जब ये पानी सूख जाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ तो ड्रॉट है, एकदम अकाल की कंडीशंस हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक मुझे आश्चर्यजनक एक चीज थी कि अपन रियलाइज ही नहीं करते कि अपन प्लॉइंग करते हैं, सोचते हैं उसमें पानी चला जाएगा, उसमें एयर चली जाएगी, तो वो तो सील करने की कंडीशंस हैं। और अपनी किचन्स में रोज होता है ये। तो ये चीज मुझे एक बार दिखानी थी। अब अपन ने वाटर साइकिल देखी कि वाटर साइकिल के लिए, इफेक्टिव होने के लिए वाटर साइकिल को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी सॉइल एक स्पॉन्ज की तरह है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये एक इंडिकेटर है कि आपने जो अभी तक डिसीजंस लिए हैं उसमें कुछ गलती है। अब स्पॉन्ज बने कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो स्पॉन्ज बनने के लिए उसको एक तो कवर करना पड़ेगा आपको, चाहे वो आप लिविंग प्लांट्स से कवर करो या आप डेड मटेरियल से कवर करो। लिविंग प्लांट से कवर करना बेटर है, क्योंकि ये जो कीटाणु सॉइल के नीचे रहते हैं उनको खाना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा? वो तो केवल प्लांट ही दे सकता है उनको। जो छोटे कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस, फंजाई, ऑल गुड फॉर अस, ऑल गुड फॉर द सॉइल। और इनको जो खाते हैं उनको सबको सूर्य से ही खाना मिल रहा है, वो केवल प्लांट्स ही दे सकते हैं। तो इसलिए इस पे प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ही कवर बनाएंगे, उनके पत्ते गिर के कवर बनाएंगे, और वो प्लांट्स भी शेड करेंगे उस जगह को, और उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू, रूट्स के थ्रू, एक्सुडेट्स के से आएगा। अलग अलग तरह के शुगर्स आएंगे। तो ये हमारा थर्ड प्रोसेस हुआ कि जितने ज्यादा हम प्रकाश का संश्लेषण कर पाएंगे उतना बढ़िया खाना, उतना ज्यादा खाना हमारे जीवाणुओं को सॉइल स्पॉन्ज में मिलेगा, और उससे हमारा सॉइल स्पॉन्ज बेटर होगा, ज्यादा बढ़िया होगा, बड़ा होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम एक ही तरह के पौधे वहां रखेंगे तो वो एक ही तरह का खाना बनाएंगे, उससे भी हमारे नंबर और काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में कम हो जाएंगे। तो हमको जितनी ज्यादा तरह के प्लांट्स हम वहां लगा सकते हैं वहां लगाएं, तो जितनी ज्यादा तरह के माइक्रो लाइफ होगी उतनी बढ़िया स्पॉन्ज बनेगा। तो अब हमारे सारे डिसीजंस इस तरफ जाने चाहिए कि बेस्ट सॉइल स्पॉन्ज कैसे बन पाए। बेस्ट सॉइल स्पॉन्ज बनाने के लिए केवल कीटाणु ही कर सकते हैं ये काम, छोटे ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हम कैसे प्रोटेक्ट करें? वो केवल प्लांट्स ही उनको खाना दे सकते हैं, तो सबसे ज्यादा प्लांट्स वहां कैसे होते हैं? वो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करके और सॉइल में डाल सके। और बहुत ताया तरह के प्लांट्स, एनिमल्स उस जगह हों
तो और भी ज्यादा अच्छा स्पॉन्ज बन पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक इकोसिस्टम कितने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर पाता है, ये उसकी फर्टिलिटी या उसकी सक्सेस का संकेत है। अब हमारे गार्डन में हमने, मेरे को लाइव प्लांट्स से कवर करनी थी सॉइल, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे शकरकंदी लगा लेती हूँ यहाँ पे, तो वो पूरा कवर कर देती है शकरकंदी की बेल। तो बीच बीच में हमने कुछ पेड़ लगाए हैं और उनके बीच में वो शकरकंदी लगा दी। पर शकरकंदी से एक चीज पैदा हुई कि वहां पे बहुत सारे चूहे पैदा हो गए, वो शकरकंदी खाते हैं और मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये चीज है कि ये एक नेक्स्ट लेवल के ऑर्गेनिजम्स वहां आए, तो मुझे मालूम है कि मेरा इकोसिस्टम और हेल्दी हुआ इससे। अब अगर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे तो चूहे पसंद नहीं है, मुझे तो इनको मारने की दवा डालनी है, तो मेरे को मालूम है कि ये डिसीजन मैं ले रही हूँ कि मेरा इकोसिस्टम लेस सपोर्टिव हो जाए एक स्पीशीज के लिए, तो वो डिसीजन तो मैं ले नहीं सकती। मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करना चाहिए, चूहे बहुत सारे आ गए हैं, इतने में एक बिल्ली कहीं से आके यहाँ हो गई, तो एक और स्टेप बढ़ गया, एक और ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने की एबिलिटी मेरे इकोसिस्टम में हो गई, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इट मीन्स कि मेरा इकोसिस्टम फर्टिलिटी के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। पर आप डिसीजंस देखिए, मेरे को ये डिसीजन हुआ, इतनी प्यारी सी बिल्ली है, चलो इसको दूध दे दे। तो मेरे यहाँ जो काम करती हैं उसने बोला, पर अगर आप दूध दे दोगे तो वो चूहे कैसे खाएगी? तो दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन कि उसको हम लोग दूध दें जबकि वो चूहे खाने आई है, अपना फंक्शन करने आई है। तो इस तरह से हम होलिस्टिक डिसीजंस तभी बना सकते हैं जब हमारे पास प्रिंसिपल्स हो और प्रोसेसेस मालूम हो कि हमको की इंडिकेटर क्या है इसके। तो बस ये बताना था मुझे। थैंक यू। अब मैं भगत जी को देती हूँ, वो और डिटेल में आपको बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। Thank you very much, Mataji, for the wonderful live, experiment that you have shown to us. That is really wonderful, awesome. Thank you, Mataji. Thank you. Yeah, I request Bhagat Prabhu to please take over the session, Prabhu. हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है या मेरी? Yes, we can hear you, Prabhu. ओके प्रभु। हरे कृष्णा। अभी तक हम लोगों ने पिछले जो 2 सेशंस लिए हैं विष्णु नाम प्रभु जी ने, उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और हमने पौधों के जो कार्य हैं वो देखे थे पिछले सेशन में। हमने सबसे पहले ये समझा था कि समग्र प्रबंधन क्या है। जो हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, जो अभी बताया या पिछले सेशंस में हमने देखा कि हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे हम एक काबिलियत बनाना चाहते हैं जिससे कि हम निर्णय ले सकें, ना कि किसी भी चीज़ को बस उठाया और वैसे का वैसा हम लोगों ने डाल दिया कि कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना। तो कॉपी पेस्ट करने वाला नहीं बनना है हम लोगों को, नकलची बंदर नहीं बनना है हम लोगों को। अभी जो भी परिमाण चल रहे हैं, जो भी दृष्टिकोण चल रहा है पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए ये सबसे पहले निर्णय लेना आने चाहिए क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो वो कहाँ पे सही था, या पहले कभी वो सही रहा हो, उसके साथ आगे कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं
जो कि हमें सही रिजल्ट दे सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं है तो हमारी गलती कहाँ पे है और उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, उसका हल कहाँ पे है। तो समग्र प्रबंधन में हमने देखा था, हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि इसके अंदर आपका एक तो जो व्यक्ति है उसका व्यक्तिगत सुख या आराम, वो जिसमें कि उसको अपने परिवार के साथ समय, खुद का आराम और अपना जो क्रियाकलाप करना चाहता है उसके लिए समय निकाल पाए। दूसरा, अपने परिवार को सुख दे सके, उनको स्वस्थ रख सके, उनको अच्छा भोजन प्रदान कर सके। तीसरा, अपना जो समाज है आसपास, उसमें एक सुख शांति का समावेश कर सके। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो पर्यावरण आता है, और उससे भी आगे जाते हैं तो फिर आध्यात्म के स्तर पे आते हैं हम, जहाँ पे हम भौतिकता से भी ऊपर आ जाते हैं। तो इन कोई भी हमारा डिसीजन है या कह सकते हैं हमारा निर्णय है, वो इन सारी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें पोषित होनी चाहिए उससे। अब इस चीज़ के लिए हमने देखा कि स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है हमारे परिवार का। उसके लिए हमें क्या चाहिए? भोजन, जो कि हमें पोषण दे सके, किसी भी तरह के केमिकल्स या जहर से मुक्त हो, ऐसा पानी जो कि स्वच्छ हो, ऐसी हवा जो कि हमें प्राणवायु बोलते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसको प्राणवायु बोलते हैं, तो वो हमें प्राण दे, हमारा प्राण ले ना ले, ऐसी वायु नहीं होनी चाहिए। और इन सब को बनाए रखने के लिए हम या तो डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे पुराने निर्णयों से, उन्हीं के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे एक तो ये हुआ, फिर हमने आगे देखा था कि दो चीजें, एक तो किसी चीज का वास्तविक कर्म क्या होता है, और दूसरा उसका इस्तेमाल जो हम अपने फायदे के लिए करते हैं, जिसमें हमने एक वो नारियल वाला और पेन वाला और कुर्सी वाला उदाहरण देखा था कि जैसे पेन है, कलम है, उसका वो बनी किस लिए है? लिखने के लिए, लेकिन उसका अन्यत्र और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कहीं पे कई बार कील की जगह पे उसको घुसा के उसके ऊपर चीजें लटका दी या खुजली करने के लिए, लेकिन हम पेन को खुजली करने के लिए खरीदते नहीं है ना। और इसी प्रकार से कुर्सी है, वो बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कई बार सर फोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन किसी का सर फोड़ने के लिए कुर्सी नहीं खरीदी जा सकती। इसीलिए इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी सिस्टम है, जिस तरह से चीजें कार्य कर रही हैं, हमें वास्तव में पता होना चाहिए कि उसका वो बनी किस चीज के लिए है। उसका और भी अलग अलग तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो फायदा उठाने के लिए अगर उस चीज को फायदा उठाने के मकसद से हम सिर्फ रखेंगे और उसका जो वास्तविक कार्य है वो नहीं करेंगे, तो फिर उस चीज का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर कलम हम बनाने लग गए फैक्ट्रियों में खुजली करने के लिए, तो क्या अर्थ रह जाएगा उसका? ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद फिर हमने शुरू किया था, पिछले सेशन में बताया गया था कि आपके जो पौधे हैं
उनका कार्य क्या होता है। उसमें सौर ऊर्जा से सौर ऊर्जा को लेकर के उनका भोजन तैयार करना और उस भोजन से आगे की प्रक्रिया मिट्टी को बनाना, अंदर के कीटों को पोषित करना और ये सारी चीजें। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि एक परिदृश्य या भूमि का जो एक टुकड़ा होता है उसका क्या कार्य होता है। उससे इसमें एक चीज हम देखें कि एक तरह से हम सब जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उसमें से अधिकतर लोग कृषि या पशुपालन या और भी दूसरे मोटिव हैं उनको लेके आए हुए हैं। जैसे एक किसान है, उसके लिए उसकी धन संपदा, उसकी पूंजी वो क्या है। हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि उसका जमीन, उसके पशु और साथ में कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जैसे कि वर्षा जल, जैसे कि मौसम सर्दी गर्मी जिनके हिसाब से फसल हो सकती है। उसके बाद उसके पशु, उसकी भूमि, ये चीजें उसका संसाधन है। किसी भी बिजनेस में जो ग्रो करने का फंडा होता है वो किसी भी बिजनेस का वो होता है कि आपका जो मूल लागत होती है हमेशा उसके ऊपर बढ़त बनाते रहना होता है ना। आप कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको फायदा मिलते रहना चाहिए, बिल्डअप होते रहना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि आप मूल राशि लगा दें और वो खत्म होती जा रही है और फिर भी आप सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ते जाएंगे इससे। आज के समय पे क्या हो रहा है, अगर हम चारों ओर देखें किसानों के साथ क्या दिक्कत है, हर कोई लोन में डूबता जा रहा है। लोन में क्यों डूबता जा रहा है? उसको फायदा हो नहीं रहा है। फायदा ना होने का कारण क्या है? या तो वो जो सिस्टम लगा रहा है वो गलत है, या फिर इसको चलाने वाली जो अन्य चीजें हैं वो, है ना। लेकिन फिर भी हम इस सिस्टम को अगर अपना रहे हैं तो इसका मतलब हमारा वो निर्णय गलत है। हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे दृष्टिकोण को बदलने की चीज आती है कि हमारा नजरिया जो है वो एक बार को बदलना चाहिए। उस नजरिए को बदलने के लिए हमारे जो क्राइटेरिया थे वो हमें बिल्कुल अच्छे से अब दिमाग में बैठ चुके होंगे कि हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन पोषण युक्त चाहिए, अच्छा जल चाहिए, अच्छी वायु चाहिए और इतना पर्याप्त समय चाहिए कि हम परिवार के साथ, समाज के साथ और अपने आध्यात्म के लिए समय निकाल सकें। ठीक है। इसके अलावा किसी और का अन्य कोई विषय है तो वो एक अलग चीज है। उसके लिए फिर अभी जो सिस्टम चल रहे हैं उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूं अब। ठीक है, हम देखते हैं भूमि का कार्य। भूमि परिदृश्य जो है हमारे लिए एक इकोसिस्टम या एक पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या है कि एक ऐसा तंत्र जो कि उस एक किसी भी चीज को चलायमान रखता है। जैसे कि एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर पे वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो पियोन्स हैं, वहाँ का जो मैनेजर है,
वहाँ का जो ओनर है, ये सब मिलके वहाँ का एक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो कि उस ऑफिस के क्रियाकलापों को चला के रखता है। इसी तरह से हमारे हर परिदृश्य या फिर भूमि के टुकड़े, पर्यावरण के छोटे-छोटे हिस्सों का एक सिस्टम होता है। उसके कई सारे अंश होते हैं जिनमें से कुछ को हम देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं। इसलिए ये बड़ी ही एक कॉम्प्लेक्स या उलझी हुई सी चीज होती है जिसको समझ के हम आगे कार्य कर सकते हैं। अब वैदिक प्रतिमान या दृष्टिकोण जो है चीजों को देखने का, वो क्या है? ये श्लोक आप लोगों ने देखा ही होगा कई बार। इसको श्लोक को न बताते हुए इसका मतलब जो है हम बताते हैं कि इसमें बताया गया है कि भगवान पूर्ण है, क्योंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनके सारे उद्भव तथा व्यवहार जगत पूर्ण तरह से परिपूर्ण है, और इस पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण है, और क्योंकि वे पूर्ण है इसलिए उनकी जो इकाइयां हैं वो भी अद्भुत होती हैं, इसलिए वो भी पूर्ण है। तो भगवान ने जो प्रकृति बनाई है वो ऐसी बनाई है कि वो अपने में संपूर्ण है। उसमें से आप हैं या फिर अन्य जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सब उनका हिस्सा हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें, अनगिनत चीजें जो हम देख नहीं सकते, वो भी उनका हिस्सा है। अब हम अगर कोशिश करते हैं कि उनमें से कोई एक चीज निकाल लें अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, जो कि सही हो सकता है या नहीं हो सकता है उस समय पे, तो इस जटिल व्यवस्था में से उस चीज को निकाल लेंगे तो भी इस जटिल व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। ये चलेगा, लेकिन इसका काम करने का तरीका जो है वो बदल जाएगा, और वो हो सकता है वो आपके लिए सही ना बैठे, आपके पतन का कारण बन सकता है, जो कि आज हम देख रहे हैं अपने पर्यावरण के साथ। और इस प्रतिमान की खासियत यह है कि यह सहजीवन या साथ में वृद्धि, सिंट्रोपी जो है उसको दर्शाता है, जिसमें हर चीज अगर साथ में रहती है, ये जटिलता अगर बनी रहती है, इसमें से हम टुकड़े नहीं करते हैं, तो सब एक साथ बढ़ते रहते हैं। इस जटिल व्यवस्था में जनसंख्या जो है पारिस्थितिकी तंत्र के संसाधनों के ऊपर कोई भार नहीं है, इनको खत्म नहीं करती है। वो किस तरह से हम अभी आगे देखेंगे। कार्बन के साथ और दूसरे जो जीव हैं उनकी वृद्धि के साथ साथ में ये चलता रहता है। संसाधन जो है हर जगह पे उसी स्थान पे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कार्य करने के लिए कहीं और जाना पड़े। फिर से ऐसा नहीं है कि आप कोई ये बोलें कि ऐसा मुझे तो यहाँ पे बैठे बैठे अब कश्मीर में ये चीज होती है वो खाना है। नहीं, प्रकृति आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, वो जरूरत है, वो है स्वास्थ्य। उस स्वास्थ्य के लिए हर जगह पे वहाँ की कोई ना कोई वस्तु ऐसी बना के दी हुई है भगवान ने, वहाँ जो कि आपको वहीं पे उपलब्ध हो सकती है। उस चीज के बारे में जानने की आवश्यकता है हमें। इस व्यवस्था में खेत और किसान के बीच में हम कोई अंतर नहीं देखते हैं, और वहां पे रहने वाली जो प्रजाति है उसमें भी कोई अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि वो सब एक दूसरे पे निर्भर करती हैं पूरी तरह से। ये प्रकृति इस तरह से बनाई गई है कि इसके अंदर कोई टुकड़े नहीं है, सबको मिलके एक साथ कार्य करना है। भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि ये एक ऐसा चक्र है जिसमें से अगर हम पहिया है, जिसमें सब उसके किनारे पे छोटे 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 बिंदु हैं आपस में कनेक्टेड, अगर इनमें से किसी एक को भी हटाते हैं तो वो पहिया जो है ठीक से काम नहीं करेगा, है ना? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम करेगा वो।
अब हमारे जो निर्णय रहे हैं, समग्र रूप से जो हम निर्णय लेंगे अपने विकास के लिए और हमारे जीवन के लक्ष्यों के लिए, उन सब के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वो एक पैमाना है कि हम देख सकें कि हम सही रास्ते में बढ़ रहे हैं, सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं या नहीं। मिट्टी स्वस्थ है तो मिट्टी से पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं या वहाँ पे पनपते हैं, उनके स्वास्थ्य पे असर जाता है। अगर मिट्टी अच्छी है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। फिर वहाँ से आगे जो भोजन ग्रहण करते हैं हम, जो बनते हैं, हम अन्न से बनते हैं। जो भी जीव हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, वो अन्न से बनते हैं। वो अन्न या तो सीधे तौर पे पौधों से आता है, या फिर अगर मांसाहारी जीव हैं या परभक्षी हैं तो वो भी पेड़ पौधों से आने के बाद ही उधर से ले सकते हैं। तो उनका स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो हैं इनडायरेक्टली मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं भी किसी भी जगह का कुशल क्षेम या वहाँ की भलाई जो है अगर हमें देखनी है, तो उसके लिए हमें मिट्टी का स्वास्थ्य अगर हम देख लेते हैं तो साफ साफ पता लग जाएगा कि ये चीज कैसा कार्य कर रही है। अब पारिस्थितिकी तंत्र को देखने के लिए, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले दीप्ति जी ने एक्सप्लेन किया था, उसमें 4 क्रियाएं हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, जो इकोसिस्टम प्रोसेस जिनको बोला गया है। उनको अगर देखा जाए वो सही से चल रही हैं तो वहाँ का परिदृश्य सही तरीके से कार्य कर रहा है। अब प्रकृति में हमें, ये जो है प्रकृति में हमें जो बिना किसी मूल्य के उपलब्ध बहुत ही कीमती संसाधन हैं, उनको हम किस तरह से सहेज सकते हैं वो चीज दिखाती है कि हम कितनी कुशलता से उन चीजों को सहेज पा रहे हैं। जैसे कि वायु, जल, भूमि, पशु, सौर ऊर्जा। पशु में पशु कहने का मतलब है बाकी जो जीव तंत्र है वो पूरा। ये सारे संसाधन जो हैं हमें फ्री में उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी कीमत जो है वो अकल्पनीय है। और हम अभी जो मौजूदा स्थिति है कोविड के टाइम पे, ऑक्सीजन सिलेंडर जिस हिसाब से बिके हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी कीमत की चीज़ें हमें फ्री में, मुफ्त में मिल रही हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको अच्छे से अच्छे तरीके से सहेज के इनका इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें हम। और यही कुशलता आगे चल के हमारे निर्णयों की सफलता को दिखाएगी। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के आकलन के लिए 4 जो क्रियाएं हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, वो है, सबसे पहला हमारा जो संसाधन है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का प्रवाह है। सौर ऊर्जा लेके सौर ऊर्जा लेके और उसको हम पौधों की मदद से भोजन में या बाकी जो जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है उनके हिसाब से उसमें बदलते हैं। दूसरा आता है, वर्षा से हमें जल मिलता है तो वो जल चक्र। जल आता है, हमको मिलता है, वापस जाता है वाष्पीकृत होके, वो एक चक्र है। तीसरा खनिज चक्र। खनिज चक्र मीन्स जो भी खनिज हैं या पोषक तत्व हैं वो हमें मिलते हैं और हमारे द्वारा फिर कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ त्याग दिए जाते हैं और फिर से वो सिस्टम में आते हैं। ये खनिज चक्र रहता है। और फिर सामुदायिक गतिशीलता आती है। हमारा समुदाय जो है वो सिर्फ मनुष्यों से नहीं बनता है, बल्कि 84 लाख योनियों में स्थावर चलायमान जो भी जीव जंतु हैं उन सबको मिला के
हमारी गतिशीलता है। अब ये 4 पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाएं जो हैं, अगर सही ढंग से काम कर रही हैं तो आपके यहाँ का जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है और आपके निर्णय सही हैं। इनमें से हम अब चालू करते हैं। पहला, सौर ऊर्जा का प्रभाव। पिछले जो हमारे सेशन रहे थे उसमें हमने देखा था कि पौधों का क्या कार्य होता है। अब वो एक पौधे और हमारा जो पूरा का पूरा एक भूभाग है उसके ऊपर किस तरह से कार्य कर सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है उसको सहेजने के लिए हमारे पास कई सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, जिनमें से एक ये फोटो में देख भी रहे हैं आप, सोलर पैनल। तो इसी तरह से प्रकृति की एक व्यवस्था है जिन्हें हम वनस्पति कहते हैं। इन वनस्पति में जो पत्ते हैं वो प्रकृति का सोलर पैनल है ना। सौर ऊर्जा आती है उसके ऊपर, वहां पे क्रियाएं होती हैं कुछ, और उसके बाद वो फिर हमें फल के रूप में मिल जाता है, अगर हम सिंपल सा इसको देखें। लेकिन उसके पीछे की जो क्रियाएं हैं वो हमने देखी थी। सौर ऊर्जा आती है, पत्ता वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अवशोषित करता है, और जमीन से जल लेता है। उन दोनों को मिश्रित करके फिर वो शर्करा का निर्माण करता है, या शुगर या ग्लूकोज जिसे बोलते हैं उसका निर्माण करता है, जिससे कि वो अपने खुद का पोषण करता है। भूमि के ऊपर जो हमें पौधे का हिस्सा दिखता है उसका पोषण करने के लिए वो लगभग अपना जो भी भोजन बनाया हुआ है उसका 40% इस्तेमाल करता है। उसके अलावा 60% जमीन से नीचे भेज दिया जाता है। वो जो 60% है उसमें से 30% इस्तेमाल करता है वो अपनी जड़ों को बढ़ाने के लिए, जड़ों का विकास करने के लिए, और 40% को उन जड़ों के माध्यम से भूमि में भेज देता है, निकालता है या बांटता है। अब ये किस लिए होता है? ऊपर का तो हमें समझ में आता है, वो अपने आप को बढ़ाता है, अपने आकार बढ़ाता है, पत्ते बढ़ाता है और फल देता है हमको। जमीन के अंदर जड़ों को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है, या जमीन के अंदर जो इतनी मेहनत से बनाया गया ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको डालने की क्या जरूरत है? बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। और ये जो चीज है इसका सीधा सीधा संबंध है पौधे के अपने विकास से जुड़ा हुआ। पौधा जो भोजन करता है, आपने देखा होगा हर एक पेड़ पौधे का अलग अलग स्वाद होता है। आम का स्वाद अलग है, संतरे का स्वाद अलग है, अनार का स्वाद अलग है, अंगूर का स्वाद अलग है। मतलब उसमें अलग अलग तरह के जूस बनते हैं, अलग अलग तरह की शर्करा बनती है जो कि नीचे जाती है, और हर पौधा अलग अलग तरह की शर्करा देता है ताकि वहां पे जमीन के नीचे जो एक जीव तंत्र है वो पनप सके। और वो जीव तंत्र किस तरह का हो? जो कि इस पौधे के लिए वो खनिज पदार्थ ला सके इसके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। अब आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से पौधों के ऊपर जो कीड़ों का अटैक होता है और वो किस तरह से आगे चल के स्वस्थ बन सकते हैं, वो चीजें इससे आएंगी। ये चीज अभी हम याद रखें कि सब जो है अलग अलग तरह की शर्करा डालते हैं जमीन के अंदर ताकि अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव आके इनको इनके जरूरत का पोषण दे सकें, और उससे फिर हमें और अच्छा भोजन मिलता है। ठीक है। सूर्य जो है उसकी किरणें जब जमीन पे आती हैं तो उनके साथ
3 चीजें हो सकती हैं। एक, वो हमारे सोलर पैनल, जो प्रकृति के सोलर पैनल हैं, निसर्ग के सोलर पैनल हैं, हमारे वनस्पति उनके ऊपर गिरे, वहां पे अवशोषित हो और वहां पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो फल में, शर्करा में। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि वो जमीन के ऊपर गिरे और वहां पे अवशोषित हो, है ना। और तीसरा हो सकता है कि जमीन पे गिरे और वहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, परावर्तित हो जाए। अब इन 3 चीजों में क्या होता है, जब वो हमारी वनस्पति पे गिर रहा है तो वहां पे जो भी ऊर्जा वनस्पति के ऊपर गिर रही है वो अवशोषित हो रही है ना। तो वहां पे जो ऊष्मा आ रही है सूर्य प्रकाश से, वो अवशोषित हो रही है और तापमान जो है वो मेंटेन रहता है और ठंडक बनी रहती है। दूसरा, जो कि अवशोषित होना हुआ, गर्मी जब अवशोषित होती है तो तापमान बढ़ता है। जैसे कि गर्मी में जो खुली जमीनें होती हैं, वहां पे तापमान, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे हमने कई बार देखा है, गर्मियों के टाइम पे जब मौसम का तापमान बताया जाता है 45 डिग्री 48 डिग्री, उस समय जब जमीन का तापमान हम देखते हैं तो वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ होता है। उसका क्या प्रभाव पड़ता है बाकी चीजों पे, वो अभी देखेंगे। एक, गर्मी बढ़ना तो हो ही गया। तीसरा चीज है रिफ्लेक्ट होना या परावर्तित होना। जब ये जमीन पे पड़ के परावर्तित होता है तो वापस से वातावरण में आ जाता है। वापस से वातावरण में आने के बाद जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, कुछ हमारी पृथ्वी के आसपास गैसों की लेयर हैं, उनसे फिर से टकरा के वो वापस आता है और ये गर्मी पूरे वातावरण में घूमती रहती है। तो इससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं वो होता है और हमारे पर्यावरण का तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह करके बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और हमारे स्वास्थ्य पे सीधे रूप से या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काफी उल्टा असर पड़ता है। अब हमने बताया है कि सूर्य की किरणों के साथ 3 चीजें हो सकती हैं। जब ये सोख लिया जाता है या फिर वातावरण में वापस भेज दिया जाता है, उससे तापमान बढ़ता है। उस तापमान वृद्धि का हमारे जमीन के जो जीव तंत्र हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ता है और जो हम वनस्पति लगा रहे हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। कई रिसर्च हैं जिनके हिसाब से देखा गया है, ये प्रामाणिक डेटा है जिसमें बताया गया है कि अगर 21 डिग्री तापमान रहता है जड़ों के पास भूमि के अंदर, तो भूमि में उपलब्ध जो 100% नमी है उसका इस्तेमाल वनस्पति के ग्रोथ में या उसके संवर्धन में होता है। 21 डिग्री पे 100% जो भी आपने पानी दिया है जमीन के अंदर, उसका इस्तेमाल वृद्धि के लिए होगा, संवर्धन के लिए होगा पेड़ पौधों की। वहीं तापमान जब 38 डिग्री हो जाता है तो 15% वो पहुंच जाता है कि नमी जो है वो 15% इस्तेमाल होगी। यानी आप अगर 100 लीटर पानी देते हैं तो 15 लीटर पानी जो है आपका पौधों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी 85% जो है उसका जो ट्रांसपीरेशन, स्वेदन क्रिया होती है, उसके द्वारा निकाल दी जाएगी। बस वो अपना तापमान बनाए रखने की कोशिश करेगा, अपने खुद की शीतलता, ताकि नीचे कार्य हो सके। 54 डिग्री जब तापमान पहुंचता है जमीन का तो 100% जो नमी है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्वेदन क्रिया के लिए होता है। काम सारे बंद हो जाते हैं नीचे के, यानी कि सिर्फ अपना
बाकी का खाना वाना बनाना ये सब कुछ लगभग बंद हो जाएगा। तो आपको फल नहीं मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे, नीचे जो हमारे जीव तंत्र हैं वो काम करना बंद कर देगा। अब 60 डिग्री पहुंचते पहुंचते नीचे के जो बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब जैसे ही भूमि के नीचे का जीवन समाप्त हुआ, भूमि के ऊपर का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे 45 डिग्री जब तापमान होता है मौसम का, तो 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमीन का तापमान हो जाता है। वैसे तापमान में खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ क्रिया ही नहीं है। अब ये जो चीज है ये बिल्कुल ऐसी हो जाती है। आप ये 3 फोटो देख रहे हैं जिसमें कि मैं बताया कि एक में गर्मी निकलती है, वो गर्मी करती है। आप चाहें तो उस तापमान में ज़मीन 75 डिग्री है, उस पे आराम से खाना बना सकते हैं, रोटी पका सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, है ना? A green leaf and a green piece of paper. Then I want you to use this temperature gun and shoot the leaf and the paper. अब ये एक छोटा सा वीडियो है, इंग्लिश में है। एक बार आप देखें, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। A green leaf and a green piece of paper. Then I want you to use this temperature gun and shoot the leaf and the paper. Okay, so the leaf is 59 points. ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये जो पेड़ पौधे हैं गर्मी के मौसम में, इनके ऊपर ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है, इससे चेक किया कि यहाँ पे क्या तापमान है। ये फ़ारेनहाइट में है, तो लगभग 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब तापमान आ रहा है पत्तों के ऊपर। 7. Wow, the paper is 89. और वहीं पे हरे रंग का पेपर है, उसको धूप में रखा गया तो उसमें लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आ रहा है। आप देख लीजिए कि पेड़ पौधे जो हैं, इससे साफ पता लग रहा है कि सूर्य की जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर रहे हैं। 0.6. That's a 30-degree temperature difference. I knew plants were cool, but that was huge difference. Explain. Unlike the paper, the plants are actually evaporating and using the power from the sun to photosynthesize. अब इसमें इन्होंने बताया है कि वो जो पेपर है उससे हटके जो पौधे हैं वो एक तो स्वेदन क्रिया कर रहे हैं और दूसरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य की रोशनी से आई ऊष्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसकी वजह से तापमान पौधों की वजह से या वनस्पति की वजह से कम हो रहा है। And that process making carbohydrates is actually endothermic, meaning it's a cooling process. So they're like solar-powered air conditioners. Yeah, exactly. Don, what about all this bare soil? It feels freaking hot. Bring the temperature gun over here. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो जुताई की हुई आज की जो तकनीक है, जो बड़े सफल किसान जिसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से रेस बेड वगैरह बना के खूब अच्छे से जुताई की हुई है, यहाँ पे जमीन की क्या हालत हो रही है वो देखते हैं। Oh my God, it's 138 point. जिस जगह पे लगभग 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान था पौधों के ऊपर, सेम उसी समय पे 140 डिग्री के आसपास तापमान है फ़ारेनहाइट में, ऐसी भूमि का जो कि आच्छादित नहीं है। और वो जो पेपर था, पेपर के ऊपर भी तापमान लगभग हमारा काफी ऊंचा था, है ना? तो वो पेपर अगर इसके ऊपर रहता है या ऐसा आच्छादन, ऐसा जैव भार जो कि जीवित नहीं है वो भी होता है, तो भी तापमान जीवित जैव भार के मुकाबले ज्यादा रहेगा।
लेकिन जब भूमि पूरी तरह से नग्न है, कोई आच्छादन नहीं है इसके ऊपर, तब कितनी गर्मी हो जाएगी आप ये देखिए। और हमारी यही प्रक्रियाएं जो हैं खेती में, वो आज के टाइम पे जमीन को बंजर बनाती जा रही हैं। इतने तापमान के अंदर, भूमि के अंदर किसी भी तरह का जीवन नहीं पनप सकता है। भूमि के भीतर जीवन नहीं तो भूमि के ऊपर कोई जीवन नहीं है। अब इसके बाद में ऐसी ही मीलों मीलों, एकड़ों एकड़ों जमीन इसी प्रकार से पड़ी रहती है, तो कितनी ऊष्मा पूरे वातावरण में फैल रही है। और फिर हम बोलते हैं कि नहीं, ये सब करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि एसी लगा लगा के हम चैन पालेंगे, जबकि सीधा सा हिसाब है, सीधा सा इसका जो सॉल्यूशन है वो है वनस्पति लगाना। जमीन जो है पूरी तरह से ढकी रहनी चाहिए, है ना। अब वैदिक तरीके से अगर इसको सोचा जाए तो हम वेदों में हमारी कुछ माताएं बताई गई हैं। एक माता जो हमें जन्म देती है, एक दाई माता, एक ब्राह्मण की माता, गुरु की माता, एक जो राजा है उसकी माता, है ना। फिर उसके बाद हमारी भूमि आती है, धरती माता और गौ माता। इनमें से दो को छोड़ के बाकी सारी माताएं आपको अपना दुख दर्द बता सकती हैं, वो मनुष्य रूप में है। लेकिन ये जो दो माताएं हैं, इनको ये आपको बिना कुछ बोले सब कुछ सहते हुए देती जा रही हैं। धरती जब तक कि पूरी तरह से मृत नहीं हो जाती है, आपको कुछ भी करके देती जाती है। इसी प्रकार से गऊ है, जब तक कि बिल्कुल ही आप निचोड़ के उसको बर्बाद नहीं कर देते, उसको किस तरह से बांध के रखा जा रहा है, किस तरह से यातनाएं दी जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको दूध देना बंद नहीं कर रही है। इसी तरह से भूमि का जो दूध है, भूमि का दूध है, वो फल सब्जियां, ये भूमि का दूध है। ये स्वच्छ पानी जो है वो भूमि का दूध है। जिस प्रकार से पशु या हमारी गायें जो हैं वो जितनी स्वस्थ रहती हैं उतना अच्छा दूध होता है, उसी प्रकार से जितनी अच्छी भूमि होगी उतना ही अच्छा उससे उत्पाद होगा। अब हम अगर भूमि को माता मानते हैं तो क्या हम उसको निर्वस्त्र देख सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर हम माता को निर्वस्त्र देख सकते हैं, माता के ऊपर ये जिस तरह की जुताई की जा रही है आज के टाइम पे, आज के समय पे, माता पे घाव किए जा रहे हैं और जख्म हरा होने से पहले, जख्म सही होने से पहले फिर से उसको कुरेद देते हैं, लहू लुहान कर रखा है। फिर हम बोलते हैं कि हम सुपुत्र हैं, गाय हमारी माताएं हैं या धरती हमारी माता है। क्या हम एक पुत्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ? 9. So with bare tilled soil like this, with temperatures that high, we're literally cooking the soil. And Don, farmers everywhere in current agriculture are leaving soil bare. What kind of effect is this having across the globe? Well, bare soil causes something called the heat island effect. That affects the water supply, changes weather patterns, causes desertification. It's a huge global problem. So bottom line is we should keep the soil covered with living plants. Yes, crops, cover crops, even weeds are better than bare soil. What we've learned today is that plants are cool and bare. A green leaf and a green piece of paper. Finn, I want you to use this temperature gun and shoot the leaf and the paper. Okay, so the अच्छा, तो इसमें जो वीडियो था उस पे आते हैं फिर से। उस वीडियो के अंदर बताया गया आखिरी में कि ये जो
जमीन को हम इस तरह से नग्न रखते हैं, भूमि को नग्न रखते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं जो कि हमने अभी बताई। और जो मौसम है, धरती का जो ओजोन का प्रॉब्लम है, इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, है ना। बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी वगैरह हो गई, कई साइक्लोन्स हो गए, ये इसी वजह से आ रहे हैं। और ये सारे हमारे गलत निर्णयों का अवांछित परिणाम है जो कि हमने जाने अनजाने में लिए हैं। इस चीज को हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस सौर ऊर्जा के साथ जो 3 चीजें हो सकती हैं, उन 3 में से एक जो चीज है सबसे बेस्ट है, वो है कि वो रोशनी सीधा हरे पत्तों के ऊपर, हरी वनस्पति के ऊपर पड़े। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक भूमि को हरियाली से भरपूर रखना चाहिए, जो कि जीवित पौधों से, वृक्षों से हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, जिनके की पत्तों का साइज भी अलग हो, और ऐसे पेड़ पौधे हों जो कि सक्रिय रूप से बढ़ते हों, जिनकी की अलग अलग तरह की कैनोपी या फिर कहा जाए उनका जो व्यास होता है वो हो। पत्तों का व्यवहार अलग अलग तरह का हो, मतलब कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे हों जो कि सूर्य की बिल्कुल तेज आंच को सह सकें, प्रकाश को सह सकें। कुछ होंगे जो उनकी हल्की सी छाया में होंगे, जो कि बिल्कुल तेज धूप नहीं, लेकिन वहां से छन के आ रही जो धूप है उसको लेकर के संतुष्ट रहेंगे और बढ़ेंगे। कुछ होंगे जो बिल्कुल दिन के समय भी छांव पसंद करेंगे, और कुछ होंगे जो बिल्कुल जमीन के ऊपर रहेंगे, घास की तरह। तो एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक कण जो है भूमि का, वो ढका हुआ होना चाहिए हरियाली से। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए। अगर हम भूमि को अपनी माता मानते हैं तो फिर उनको ऐसे वस्त्र देने चाहिए जो कि बहुत ही सुंदर हो, कई तरह के रंगों से, कई तरह के डिजाइनों से भरे हुए हों। अब ये एग्जाम्पल है, जैसे हम जब बात करते हैं कि सारी जमीन को ऐसे भर के रखना चाहिए जिनमें कि जिन ऐसे पेड़ पौधे जिनको कि हम खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार समझते हैं? खरपतवार भी हमारे देखने का एक नजरिया ही है ना। जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, उनसे भी ढका हुआ होना चाहिए। ये 2 फोटो हैं जिनमें कि गेहूं की फसल की गई है। आप देख सकते हैं इनमें कितनी कितनी दूरी है। जो दूसरी फोटो है उसमें एक एक बीज को लगभग 3-3 फीट की दूरी पे लगाया गया है, और बीच में पूरी खरपतवार हो रही है ना। तो जो खरपतवार है उसको इस तरह से संभाला जाता है ना कि उसको सीधा नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि खरपतवार भी अपनी जगह पे सूर्य प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, उससे शर्करा बना रहे हैं, और भूमि के अंदर के जीवन को पोषित कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में अपने जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उनको भी पोषण प्रदान करते हैं। ठीक। अब हम आगे चलेंगे वर्षा के ऊपर। आपने वो जो एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा उदाहरण देखा था ब्रेड वाला, वो इससे जुड़ा हुआ है, और हम उसके माध्यम से काफी चीजें समझ सकते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और जो हमारा पिछला हिस्सा रहा है, इसमें थोड़ी सी और चीजें जोड़ लेते हैं।
जो ये अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, है ना, ये जैव विविधता दर्शाते हैं और एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं कि ये अलग अलग तरह की जो भूमिगत जीवन है उसको सपोर्ट करते हैं, और वो अलग अलग भूमिगत जीवन जो है वो अलग अलग तरह के पोषक तत्व लाके देता है हमारे जो भी यहाँ पे फसल हम कर रहे हैं उनको। अगर ऐसी व्यवस्था होती है हमारी खेती में तो फिर हमें जो फसल मिलेगी वो स्वास्थ्यवर्धक मिलेगी, है ना। आप प्रकृति में देखेंगे कहीं पे भी एकल फसल नहीं होती है, हर जगह पे विविधता होती है। जंगल के अंदर जाएं, हर जगह पे जाएं, इसी तरह का होता है, क्योंकि प्रकृति बिल्कुल भी ऐसे कार्य करने के लिए नहीं बनी है कि हमें टुकड़े दिखाई दें कि यहाँ पे सिर्फ आम ही आम उग रहा है। नहीं, प्रकृति में आप जाएंगे जंगल में तो आम होगा, कहीं पे उसके पास दूसरा कोई झाड़ी उग रही होगी, कोई कांटेदार बेर वगैरह की, कहीं बेल का पेड़ होगा, कहीं नीम का पेड़ होगा। तो ये सारी व्यवस्था जो प्रकृति ने बनाई है बहुत ही सोच समझ के बनाई है और बिल्कुल परफेक्ट है। हम जब इसको कंट्रोल करने की सोचते हैं, हम जब अपने आप को भगवान से बुद्धिमान समझने लगते हैं, तो फिर भगवान खुद ही बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता समझ लेता है वो अहंकार में है और गधा हो गया है। तो जब ऐसे गधे लोग निर्णय लेंगे तो फिर बेड़ा गर्क तो होना ही है ना। तो हमें गधा नहीं बनना है, हमें जो ऑलरेडी व्यवस्था बनाई हुई है उसको समझ के सिर्फ उसको चलाने में मदद करनी है। यही चीज हमने पहले दिन देखा था कि किसान का या कृषक का क्या कार्य है। जो भी व्यवस्था बनाई गई है प्रकृति द्वारा उसको समझ के उसको सुचारू रूप से चलाने में हमें मदद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पारिस्थितिकी तंत्र के क्रिया के ऊपर। पारिस्थितिकी तंत्र क्रिया जो है वर्षा, प्रभावी वर्षा, है ना। अब हम देखें ये प्रभावी वर्षा क्या चीज आ गई। वर्षा तो सुना था, वर्षा के अंदर बारिश होती है, आसमान से बादल आते हैं, जल नीचे गिरता है। अब प्रभावी वर्षा क्या होगी। प्रभावी वर्षा वही चीज है जो हमने इस सेशन की शुरुआत में देखा था ब्रेड वाले उदाहरण से। वर्षा हुई थी, ब्रेड पर जो वर्षा हुई थी वो पहले अंदर जाके अवशोषित होती गई, है ना। जब तक कि पूरी तरह से अवशोषित होके पूरा भर नहीं गया तब तक वो बाहर नहीं आई, है ना। और अवशोषित होना कहाँ तक, पूरी गहराई तक अवशोषित हुई, ठीक है। और वहीं दूसरा हमने उदाहरण देखा था, हमने जो जुताई की है, अहंकार विमूढ़ात्मा ने जो जुताई करके और वहां से फल लेने की कोशिश की है, वो वाली जगह पे क्या हुआ था। प्रभावी वर्षा सीधी सीधे तरह से अगर हम देखें तो वर्षा जल जो है वो भूमि पे गिर के भूमि के अंदर अवशोषित होना, है ना। वो वर्षा जल जो है अगर जमीन पे गिरती है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ दो चीज होनी चाहिए, एक वो भूमि के अंदर अवशोषित हो जाए, है ना, और दूसरा वो जमीन के ऊपर से चल जाए, है ना। ये दो चीजें हो सकती हैं उसके साथ। ब्रेड वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था वो अवशोषित हुआ है, और दूसरा वाला जो आटे वाला था उसके अंदर देखा कि वो ऊपर से बह गया। तो हमारे लिए क्या फायदेमंद रहा, जो कि अवशोषित हो गया। अवशोषित होने के बाद वो जल सिर्फ दो रास्तों से बाहर निकलना चाहिए, एक जमीन के अंदर जाके जो बरसात के बाद या उस समय पे पेड़ पौधों की जरूरत के लिए पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित हो,
और उनकी स्वेदन क्रिया के माध्यम से उनके पत्तों तक पहुंचे और वहां पे स्वेदन वाष्पीकृत होके धीरे धीरे करके वातावरण में जाए, है ना। और ये धीरे धीरे करके वातावरण में जाने से जो एक लोकल या फिर स्थानीय जल चक्र है वो भी बनता है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। दूसरा, जो जल नीचे जाके जमीन के अंदर आ गया है, अब वो जमीन को एक तो पेड़ पौधों की जो स्वेदन क्रिया है उसके माध्यम से छोड़ेगा, दूसरा जमीन के अंदर से बहता हुआ जो नदी नाले हैं जिनको झरने कहा जाता है उस माध्यम से बाहर निकलेगा, पूरी तरह से जमीन के अंदर से होके मिनरल वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे कि वो बाहर निकल रहा है तो फिर वो प्रभावी वर्षा नहीं है आपके लिए। बारिश तो गिरी लेकिन आप पानी को सहेज ही नहीं सके, है ना। अब पानी को सहेजने के लिए आज के टाइम पे बड़े बड़े टैंक खुदवाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं कि इसमें बारिश के समय पे इतने लीटर पानी हो जाएगा, इसमें बारिश के समय पे इतने लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन फिर भी सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है। अब हमें पानी इकट्ठा करना है तो हम सीधे सीधे भूमि के अंदर उसको इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। और इसको वाटर इन्फिल्ट्रेशन या भूमि में जल का प्रवेश कह सकते हैं। और ये भी सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब भूमि के ऊपर आच्छादन हो। आच्छादन भी कैसा? जड़ों के साथ। यानी कि आच्छादन के हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमने पहले जो देखा था, एक हरियाली से हो, दूसरा जैव भार से आच्छादित किया हुआ हो। अब जैव भार अगर ऐसा है जो कि हमने ऊपर से डाला हुआ है, नीचे जड़ें नहीं है, तो भी भूमि के अंदर जो जल का प्रवेश है वो इतना असरदार नहीं होगा। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी जड़ें हैं हमारी भूमि के अंदर, वो एक रास्ता प्रदान करती हैं भूमि के ऊपर गिरने वाले जल को अंदर तक जाने के लिए। अगर कोई जड़ 20 फीट अंदर तक उगी हुई है तो यानी पानी को 20 फीट अंदर तक जाने के लिए रास्ता है, 20 फीट अंदर तक सीधा जाके और आसपास की पूरी जमीन में वो फैल सकता है ना। और जड़ अगर अंदर है तो इसका मतलब वहां पे या तो प्रकाश संश्लेषण चल रहा है ऊपर, या फिर कुछ समय पहले चला है, जिसकी वजह से अंदर जैव जीवन है, और वो जीवन भूमि को स्पंज जैसा बनाता है, जो कि हमने ब्रेड वाले एग्जाम्पल में देखा था। जो वो ब्रेड था वो, अब वो स्पंज जैसा बनाता है तो उसके अंदर पानी पूरी तरह से अवशोषित होता है। पानी जितना अवशोषित होगा, वर्षा हमारे लिए उतनी ही ज्यादा प्रभावी होगी। अब जीवित जड़ होने का मतलब, प्रकाश संश्लेषण क्रिया चल रही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया चल रही है मतलब कि जो ये शर्करा बन रही है वो जमीन के अंदर डाली जा रही है ना। 30% है वो जमीन के अंदर डाली जाती है, जिससे कि अंदर का जैव भार पोषित होता है, और साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा होता है जो जमीन के अंदर सेव हो जाता है। और या वो जैव भार जब अपना जीवन पूरा करता है तो वहीं पे स्टोर हो जाता है, जो कि वहां पे ह्यूमस का निर्माण करता है। और ह्यूमस कार्बन का एक स्थायी रूप होता है जो कि कई दशकों तक जमीन के अंदर रह सकता है ना। कार्बन का प्रतिशत बढ़ने से जो जमीन है वो स्पंज जैसी होती जाती है। स्पंज को आपने देखा होगा, कभी पानी में ऐसे डुबोते हैं तो अंदर पानी भर लेता है, तो वही चीज होता है। अब बारिश के अंदर जो भी पानी भरेगा, आपकी जमीन वहां पे सोखती जाएगी, सोखती जाएगी, सोखती जाएगी, है ना। तो आपकी जमीन का एक एक इंच जो है वो एक तरह से
जल संरक्षण के लिए बनाए हुए बड़े बड़े बांधों से और बड़े बड़े जलाशयों से ज्यादा प्रभावी होगा। 1% कार्बन अगर आपका जमीन के अंदर बढ़ता है तो आपके 1 स्क्वायर मीटर जमीन में 24 लीटर पानी संरक्षित रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब वहीं 2% अगर बढ़ जाता है, 2% कार्बन बढ़ जाता है तो वो 24 से 48 हो जाएगा, 3% 72 हो जाएगा। अब आप सोचिए कार्बन प्रतिशत आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आपकी जमीन जो भी है उस पर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए आप कितना पानी सहेज सकते हैं। क्या आप जलाशय बना के वो सहेज सकते हैं? है ना? और वो भी ऐसा पानी होगा जो कि जमीन के अंदर जाने के बाद धीरे धीरे करके आपको वर्षा ऋतु के बाद पौधों की जड़ों तक अपने आप पहुंचता रहेगा। आपकी सिंचाई की दिक्कत भी खत्म, है ना? तो ये व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति ने बनाई हुई हैं। ये छोटा सा एक वीडियो है, हम देख लेते हैं। कनेक्ट नहीं हो रहा शायद, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बता ही दिया है आपको। So really the aim of what we're doing is trying to make the available rainfall more effective. We're out in the rain right now, and you can see it. Where the soil is bare, this water is flowing, and it's depositing silt or carrying silt, depositing it down there. So really the aim of what we're doing is trying to make the available rainfall more effective. We're out in the rain right now, and you can see it. Where the soil is bare, this water is flowing, and it's depositing silt or carrying silt, depositing it down there. Where the grassland is, where we've got grass plants. ये देखिए इस वीडियो में इन्होंने बताया कि 2 हिस्से हैं जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, उसके एक तरफ घास उगी हुई है और दूसरी तरफ जमीन जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं उगा हुआ है। तो जब बारिश गिरी तो उन्होंने बताया जहाँ पे वर्षा नहीं हुई है वहां पे पानी जो है ऊपर से बह गया है, वो अपने साथ जमीन की ऊपरी सतह को और वहां पे जो क्ले और सिल्ट थी उसको बहा के ले गया है। Growing in some litter, there's absolutely no water flowing. This is all just soaking in, and that's what we've got to get. And then that water should only leave the soil through growing plants or underground flow in the water to aquifers and in the soil to aquifers and the river. So ठीक है, तो इन्होंने फिर आगे क्या दिखाया कि एक तरफ तो हमने देख लिया कि बारिश होने से जहाँ पे घास वगैरह नहीं थी वहां से सब कुछ बह गया ऊपर से, जिसे हम रन ऑफ भी कहते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे घास उग रही थी और कुछ जो जैव भार था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, वहां पे बिल्कुल भी पानी ऊपर नहीं था सतह पे, पूरा का पूरा पानी अंदर सोख लिया गया था। तो बारिश की एक एक बूंद के साथ यही होना चाहिए, और वो जमीन को सिर्फ 2 तरह से ही छोड़नी चाहिए। एक, पेड़ पौधों के द्वारा इस्तेमाल होके स्वेदन क्रिया के माध्यम से, और दूसरी जमीन के अंदर जो भूमिगत जलाशय होते हैं या एक्विफर्स होते हैं उसके अंदर जाके, या फिर झरनों के द्वारा। ठीक, जब वर्षा प्रभावी होगी तो फिर हमें वापस से वो झरने जो बताए जाते हैं कई सालों पहले बहा करते थे वो दिख जाएंगे अभी भी। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जब जमीन पे पानी गिरता है तो उसके साथ 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो हमारी व्यवस्था के अनुसार हम अगर ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसमें कि हम भूमि को ढक के रखते हैं तो फिर क्या होगा, भूमि पे वर्षा होगी और वो जमीन के अंदर अवशोषित हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम भूमि को नग्न रखते हैं
तो फिर क्या होगा, बारिश हमारी कई 100 या कुछ हजार फीट की ऊंचाई से जमीन पे गिरती है। उतनी ऊंचाई से अगर आप देख लें, 1 लीटर पानी 1 किलो का होता है। 1 किलो अगर कई कुछ हजार फीट ऊपर से जमीन छोड़ दो आप और नीचे खड़े हो जाओ, क्या हालत होगी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वो एक बॉम्ब की तरह काम करेगा। तो वही चीज होती है पानी की एक एक बूंद के साथ। ऊपर से इतनी गति, इतनी ताकत लेके वो जमीन के ऊपर आता है, और हम जमीन को जब नंगा रखते हैं या उसको जुताई करके रखते हैं तो आके बिल्कुल जोर से उस जमीन पे पड़ता है और वहां पे उसको पैक कर देता है ना। आप जब मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर कई बार होता है ना, हम भरत करते हैं घर बनाते वक्त, नींव भरते हैं, नींव भरने के बाद अंदर की जो जमीन होती है उसको भरने के लिए ठोकते हैं अच्छे से। तो वो पानी की एक एक बूंद आके जमीन को ऐसे ठोकती है, टैप करती है, और वो बिल्कुल सील पैक हो जाता है ना। जो इसके छोटे छोटे कण होते हैं थोड़े से, वो बहते हैं, जो भी जगह होती है अंदर हवा जाने की, उस सब को पैक कर देते हैं। और अच्छे से हम रैमिंग करके उसकी बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि जो भी पानी बहेगा अब एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगा। वाटर प्रूफ कर देते हैं, छत बना, जैसे हमारी छत करते हैं ना, वैसा वाटर प्रूफ बना देते हैं उसको। और फिर वहां से पानी बहना शुरू होता है, जो कि जमीन की सबसे ऊपरी सतह जो होती है उसको लेके चला जाता है। अब वो ऊपरी सतह जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। ऊपरी सतह चली गई यानी हमारी जो मृदा है वो चली गई। अब मृदा से हम जो सब सॉइल होती है उस लेयर पे आ जाते हैं, फिर वो जाती है, फिर हम पत्थर जो होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं और उस पे आके खेती करते हैं। फिर बोलते हैं कि जमीन जो है वो कुछ देती नहीं है बिना यूरिया डाले। तो हमारी जिम्मेदारी है हम इस चीज को, जमीन की गुणवत्ता को बना के रखें, और गुणवत्ता को बना के रखने का एक ही तरीका है कि जमीन को आच्छादित रखें, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दूसरा वाला फोटो है, इसमें दो तरफ से पानी आ रहा है बारिश होके। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि खेती किस तरफ होती है ना। खेती, ये जो मिट्टी वाला पानी आ रहा है ना, ये बताता है कि वहां पे बड़े होशियार लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ प्रकृति में किसी ने कोई बाधा नहीं डाली है, तो वहां से साफ पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे निर्णय हैं जो कि जमीन को बंजर बना रहे हैं, जो कि बाढ़ ला रहे हैं, जो कि सूखा कर रहे हैं। इन सारी परेशानियों से जूझते हुए हैं हम आज, सिर्फ हमारे निर्णयों की वजह से। हमारे निर्णय मतलब, अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि इससे पहले वाले जो लोग हैं वो करके गए हैं, हमने तो किया नहीं है ना। लेकिन वो होता है ना, जब हवन में बैठते हैं तो पुत्र नहीं हो तो पिता को बैठा के, या पिता नहीं हो तो पुत्र को बिठा के वो हो जाता है ना। तो पाप पुण्य वो आगे आगे चलता रहता है, इस तरह से देखा जाए तो उन गलतियों को सुधार सकते हैं हम, अभी भी समय है। अब ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हमने हमारे जयपुर के ऑफलाइन सेशन में किया था। 2 जार हैं इसमें। एक जार जो है ये वाला जिसपे अभी एरो दिख रहा है, इसमें डॉक्टर श्री कुमार के खेत से ली हुई जमीन है, जहाँ पे कि समग्र प्रबंधन अच्छे से किया जा रहा है। और ये वाला जो है
ये एक गार्डन से लिया गया है, ये वाली मिट्टी, जहाँ पे वैसे हरियाली है बहुत अच्छे से, लेकिन पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। तो ये पानी में डालते ही आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी है यहाँ से बह के बिखर गई, और ये वाली जो मिट्टी है अभी भी बनी हुई है ना। तो ये स्पंज की तरह हो जाती है। स्पंज मतलब वो पानी को अवशोषित तो करेगी लेकिन बिखरेगी नहीं। वहीं पे ये जो मिट्टी है वो ऐसी है, पानी मिलते ही ये बिखर जाएगी, यानी इसके अंदर जीवन नहीं है। जीवन होता तो उसको आपस में बांध के रखता है। अब वो जीवन आपस में बांध के कैसे रखता है, वो होता है कि जब इनको पेड़ पौधे भोजन देते हैं भूमिगत जीवन को, या जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको, तो वो उसको खाने के बाद एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं, जिससे कि जो जमीन के अंदर मौजूद जैव भार है, रेत है, सिल्ट है और क्ले है, उनको आपस में बांध के रखती है। बांध के रखना मतलब ऐसा नहीं कि सीमेंट की तरह बिल्कुल बांध दिया, उनको आपस में जोड़ के रखती है, लेकिन उनके अंदर फिर भी गैप रहते हैं, है ना। गैप रहते हैं, हवा आ जा सके उसके अंदर नमी रह सके, इस तरह की व्यवस्था होती है ना। तो वो स्पंज जैसा हो जाता है। अब अगर वहीं पे जीवन नहीं है तो फिर वो गैप नहीं रहता है। उसके लिए आप देखिए ऊपर वाले जो दो फोटो हैं, उसमें एक तरफ बिल्कुल रेतीली सी जमीन दिख रही है जो कि बिल्कुल पैक हो रखी है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 1% है, 1% है। तो उसमें ऐसी जमीन में 10% हवा अंदर जा पा रही है, 15% नमी अंदर जा पा रही है, बाकी 74% जो है वो रेत बालू वगैरह और क्ले है। वहीं पे दूसरी तरफ जब आपका भूमिगत जैव भार जो है वो 10% होता है, तब भूमि जो है 30% पानी नमी के रूप में रख सकती है, 40% उसके अंदर हवा है और 30% बाकी का हिस्सा है भूमि का। इसका मतलब ये नहीं है कि भूमि कम हो गई है, भूमि उतनी ही है, लेकिन पानी और हवा उसके अंदर काफी भर गया है, जिससे उनका प्रतिशत जो है पूरा वो कम हो गया है ना। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पानी और हवा पूरी तरह से वहां पे व्यवस्था है, जो कि जीवन को मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब ये भूतल तालाब जो है ये कैसे बनता है, हमने ये जो स्लाइड देखी थी, इसके अंदर जमीन पे आके बहुत ही ताकत से वर्षा का जल हिट करता है, और उसकी वजह से कॉम्पैक्ट हो जाता है सब कुछ, है ना। कॉम्पैक्ट होने की वजह से सतह बिल्कुल पपड़ी जैसी हो जाती है, वाटरप्रूफ हो जाती है, और जो भी पानी आता है वो उस सतह के ऊपर ही रहता है। ठीक है, ये है। अब इस कारण से क्या हो पाता है, एक तो पानी अंदर नहीं जा सकता, दूसरा अगर कोई बीज है जो कि पनपने की कोशिश कर रहा है तो वो भी ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको जो ये सतह का कड़क हो जाना है उसकी वजह से, मतलब वो सीमेंट की लेयर जैसा हो जाता है बिल्कुल पक्का, तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। तो अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो हम हर साल ये नहीं देखें कि वर्षा कितनी हुई है ना। हमें ये देखना चाहिए कि जो भी वर्षा हुई है उसके साथ हमने क्या किया है, हमारी व्यवस्था जो है वो क्या कर पाई है उसके साथ, उस जल को हम कितना सहेज पाए हैं, उस वर्षा को हम कितना सहेज पाए हैं, उसको कितना इस्तेमाल कर पाए हैं, या फिर वो सीधा सीधा बह गई है हमारी जमीन को ऊपर से लेके, भूमि को ऊपर से लेके, है ना।
अब इसमें क्या है, जैसे वर्षा हुई और ऊपर की जो सतह है जमीन की वो चली गई वर्षा के जल के साथ, सेम वही चीज होती है जब हम भूमि को आच्छादित करके नहीं रख पाते हैं और सूर्य की रोशनी जमीन के ऊपर आके पड़ती है। उस समय पे वो बिल्कुल सतह जो है वो आपस में जीवन रहता नहीं है, उस चीज को बांध के रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो ऊपर की सतह धूल जो है वहां से उड़ जाती है, तो हम सब कुछ खो देते हैं उसमें। अब ये देखिए, यहाँ पे जुताई की थी, वर्षा हुई, वर्षा पूरी की पूरी बह गई। फिर बाद में जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो सब कड़क हो जाएगा। इतनी बारिश होने के बाद भी जल की कमी महसूस होगी, है ना। अब ये जो जल की कमी है, ये हमने जो सेशन की शुरुआत में दूसरा वाला उदाहरण देखा था जिसमें आटे का वो पहाड़ बनाया था, उसके ऊपर बारिश करा के देखा था। तो फिर हमने क्या देखा, बारिश होते ही जो ऊपरी सतह है वो मिलके मटमैली होके बह गई पूरी की पूरी, है ना। जो कि बारिश के जस्ट बाद क्या होता है, एकदम बाढ़ आ गई हर जगह पे, बिल्कुल बाढ़ हो गया। अब वहीं पे हमने देखा कि बाकी जो हिस्सा था जहाँ बारिश होने के बाद क्या हुआ, उस समय तो बाढ़ आ गई बाकी नीचे के हिस्से में, और उसके बाद क्या हुआ, जमीन के अंदर पानी ही नहीं है। तो सूखा और बाढ़ दोनों किस वजह से हो रहे हैं, वर्षा कम ज्यादा नहीं हो रही है, हमने जो काम किया है जमीन के साथ उसकी वजह से हो रहा है। तो वर्षा, बाढ़ का कारण और सूखे का कारण हम हैं, हमारे गलत निर्णय हैं। ठीक है, इन निर्णयों को हम सुधारें और इनके ऊपर आगे अच्छे से काम करें सही दिशा में, तो चीजें सुधर सकती हैं। आज टाइम भी काफी हो गया है और काफी कुछ हमने कवर कर लिया है। मैंने आज कोशिश की है कि अधिक चीजें कवर कर सकें ताकि कल हमें प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा अच्छा समय मिल पाए। तो अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो चिंता न करें, कल फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे और फिर अच्छे से समय देंगे प्रश्न उत्तर के लिए। आज के लिए धन्यवाद। वसुधाम प्रभु। यस प्रभु, या तो धन्यवाद प्रभु, इट इज वेल एक्सप्लेन्ड and it is very eye opening also, and अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पार्टिसिपेंट्स को, अगर आपको कोई प्रश्न है ये पूछ सकते हैं स्पीकर से। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो पौधा कितने टेम्परेचर में पौधा अच्छा ग्रोथ होता है और कितना कम तो ह्यूमिडिटी से उसकी ग्रोथ अच्छी होती है? प्रभु जी, जो पेड़ पौधे हैं उनको, उनकी जड़ों का तापमान जो है, जमीन के अंदर का तापमान, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो तापमान अगर 20 से 30 डिग्री के आसपास होता है तो अधिकतर पेड़ पौधे जो हैं सबसे अच्छा 20 से 30 डिग्री के तापमान के बीच में काम करते हैं। ये तापमान भूमि के नीचे वाला जो तापमान है, जमीन का जो तापमान है, वो होना चाहिए। ऊपर तापमान हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, लेकिन पेड़ पौधे जब रहते हैं, आच्छादन अच्छा रहता है, उस समय पे आप भूमि का तापमान जो है 20 से 30 डिग्री बना के रख सकते हैं। भूमि का तापमान कैसा 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 दिखता है भूमि का तापमान? हम लोग, आप थर्मामीटर आते हैं 2-3 तरह के। एक थर्मामीटर तो होता है जो आप जमीन के अंदर
गाड़ के देख सकते हैं, और एक थर्मामीटर जो बहुत ही सेफ होता है हम लोग यूज करते हैं, टेम्परेचर गन भी बोलते हैं, जो आजकल अपना कोविड का वो तापमान देखने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, कहीं भी जाते हैं तो वो ऐसे लगा के बंदूक जैसा, उसको करके, और आप जमीन के ऊपर जो भी कवर है उसको हटा के वहां पे सतह पे आप वो करके देखिए, तो वो तापमान आपको दिख जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और ऊपर का तापमान कितना होना चाहिए तो अच्छा पौधा बढ़ सकता है? ये वातावरण का? हाँ, वातावरण का तापमान। वातावरण का प्रभु जो अलग अलग जगह हैं उनके हिसाब से है, फसलों के हिसाब से है। जैसे कि हमारा गेहूं वगैरह हुआ, वो सर्दियों में कम तापमान चाहिए होता है उसको, और तापमान में अच्छा उगता है ना। ऐसे ही ठीक। गर्मियों में उगने वाले जो फसलें हैं उनको उस समय उस सीजन में गर्म तापमान चाहिए। और कुछ जैसे फल हैं अलग अलग जगह के हिसाब से, जैसे हिमालय में जो है सेब वगैरह हो गया, वो थोड़ा हिमालय में भी थोड़ा सा नीचे वाले जो हिस्से हैं वहां पे उगता है, वहां के तापमान के हिसाब से है। अखरोट वगैरह हो गया, वो थोड़ा ऊंचा जगह पे होता है। हमारे यहाँ पे खेजड़ी वगैरह है, वो यहाँ के तापमान को सूट करती है, तो यहाँ के हिसाब से मतलब हर जगह का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको एक बार देखने की जरूरत पड़ती है कि वहाँ के लिए बेस्ट चीज क्या है। अच्छा अच्छा, ठीक है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। विष्णु नाम प्रभु ज्वाइन हो गया हमारे सेशन में, और भी प्रश्न है तो, और इसमें हाथ यू कैन रेज द हैंड एंड यू कैन आस्क, कोई भी है तो दे कैन अभी पूछ सकते हैं स्पीकर से। I think everybody has understood. आई थिंक इवन अगर आज थोड़ा रह भी गया है तो कल काफी कुछ कनेक्ट हो जाएगा। Yes, maybe you can ask the participants any questions, Prabhu. इस प्रभु, तो आज का जो हमने लेक्चर लिया, इससे हम कोई एक चीज बताइए जो हमने सीखी है आज, जो कि हमें हर हालत में वो चीज करना ही करना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं या हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। हाँ, भक्त आशुतोष का जवाब आया है। हाँ, भक्त आशुतोष ने बोला है कि जमीन जो है वो पूरी तरह से ढकी हुई होनी चाहिए ऐसे पौधों से जिनकी जड़ें काफी नीचे तक जाती हैं। इसके अलावा किसी का कोई जवाब? बिल्कुल, सुमित जी ने भी वही कहा है कि हमें अधिक से अधिक सूर्य प्रकाश जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए, ग्रीन कवर होने की वजह से। ग्रीन कवर, ठीक है, ऊपर भी उन्होंने बोला ग्रीन कवर होना चाहिए, नीचे भी ग्रीन कवर होना चाहिए, यानी हरा जीवित आच्छादन होना चाहिए। और किसी का कोई जवाब? इससे भिन्न, इससे अलग किसी का जवाब हो?
चलिए ये तो ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ कर सकते हैं। एक और आया भक्त आशुतोष का ही, प्लांट विद वाइड वैरायटी ऑफ लीव्स हैविंग बिग मीडियम एंड स्मॉल लीव्स प्लांट टू कैप्चर इफेक्टिव सनलाइट। ठीक है, ये अलग अलग मतलब एक मेन चीज जो हमारे पास आई है अभी, जो भी आंसर है उनमें से है कि हमें जमीन को एक तो कवर रखना चाहिए। कवर रखने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक कि जैव भार, जो कि हम कटा हुआ या मृत जैव भार जो है जिसमें जीवन नहीं है उससे ढक दें। उससे भी जमीन के ऊपर जो वर्षा है वो डायरेक्ट नहीं आएगी, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं आएगा। ये चीजें हम कर किस लिए रहे हैं? हमारा मकसद है कि सूर्य का प्रकाश या वर्षा किसी भी हालत में सीधे रूप से आके जमीन के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि बहुत तेज धूप में मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, बारिश के अंदर मत निकलो, सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो इसी तरह से हम भूमि को आच्छादित करके रखते हैं, धूप से बचाने के लिए, दूसरे ठंडे मौसम से बचाने के लिए, वर्षा से बचाने के लिए आच्छादन दे के रखना है। इसमें अगर हम आच्छादित करके रखते हैं तो जमीन का जो तापमान है वो बना रहता है, और दूसरा अगर बारिश आती है तो हम अधिक से अधिक प्रभावी बना सकते हैं उसको। जमीन को कॉम्पैक्ट या फिर बिल्कुल टाइट होने नहीं देंगे, और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जड़ें रहेंगी तो फिर वो पानी भी अंदर जाएगा। इसलिए जो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है आच्छादित करने के, उसमें से सबसे बेस्ट हो जाता है हरे पेड़ पौधे या जीवित जैव भार जो है उसकी मदद से, यानी कि जीवित पेड़ पौधे उसके ऊपर होने चाहिए जो कि पत्तों से सूर्य के प्रकाश को रोक लें, जमीन तक नहीं जाने दें, और जब बारिश होती है तो उनके ऊपर उन पत्तों पे पड़े और फिर धीरे से जमीन पे वो चीज आए और जमीन पे बहुत सारी जड़ें मिले, जड़ों से वो अंदर जाए। अब अंदर जाए तो फिर एक तो जड़ें जो हैं वो रास्ता देंगी उसको अंदर तक जाने के लिए, दूसरा अंदर जो जीवन पनप रहा है वो पूरे को स्पंज बना के रखेगा, तो अंदर जाते हुए भी हर जगह पे वो फैल के स्टोर होती जाएगी। ठीक है, जी यस प्रभु। Vishnam Prabhu, any comments from your side and you'd like to say something to the participants? नो आई ठीक है, अच्छे से समझाया भगत जी प्रभु ने। एंड जी हरे कृष्णा प्रभु जी। या चिंजी वज्र प्रभु। प्रभु जी एक चीज और मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि जो टेम्परेचर पे अभी डिस्कस हो रहा था, तो टेम्परेचर में ये जैसे मतलब टेम्परेचर ऐसे भी मतलब डिफर करता ना कि अलग अलग पौधे का जो है वो अलग अलग उसको टेम्परेचर चाहिए। हाँ है ना? तो जैसे एक मतलब पर्टिकुलर हेलो हरे कृष्णा प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही। अचिंत्य वज्र प्रभु, चिंजी वज्र प्रभु यार म्यूटेड, आपको म्यूट हो गया अपने आप। अचिंत्य प्रभु आपका म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही। अचिंत्य प्रभु आपका
आपका म्यूट हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप तापमान के बारे में कुछ बोल। हाँ, तो मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि मतलब जो 20 आपने बताया, 20 क्या कितना बताया, 22 डिग्री बताया आपने। हाँ। तो मतलब ये मतलब सब पेड़ों के लिए है या मतलब किसी एक पर्टिकुलर पेड़ के लिए? क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि मतलब अलग अलग पौधे जो है उनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। जैसे पपीते का पौधा है तो पपीते के पौधे को थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, और दूसरे पौधे हैं जैसे जैसे एप्पल अगर हम उगाएं तो एप्पल के जो पौधा है उससे टेम्परेचर कम चाहिए, है ना। सैफरन अगर हम उगाएं तो सैफरन को भी टेम्परेचर कम चाहिए। तो मतलब इस चीज को मैं मतलब कैसे समझूं प्रभु जी? बिल्कुल प्रभु जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इंतजार भी कर रहा था इस सवाल का। जी प्रभु जी। ये जो तापमान है 20 से 30 डिग्री, ये उस पेड़ को जो ऊपर का हिस्सा है उसके लिए नहीं है। ये है जो जमीन के नीचे जो जीवन पनप रहा है ना, जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस हैं, जो नीमाटोड्स हैं, है ना, वो अलग अलग तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए है। वो जीवित रहते हैं तो ही वो भोजन ये पोषण उपलब्ध करा पाते हैं जड़ों को, और तब जाके उन जड़ों से वो पोषण बाकी ऊपर जाता है और वो पौधा स्वस्थ रह पाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जब होगी तो ये होगा। ये मैं एक जो ये एक्सचेंज है ना पोषण का, उसके ऊपर कल एक हमारा एक और टॉपिक है, उसके अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ज्यादा स्वस्थ होते जाते हैं हमारे पेड़ पौधे भूमिगत जो सूक्ष्म जीवन है उसकी वजह से। लेकिन उस सूक्ष्म जीवन को बनाए रखने के लिए भूमि के नीचे का जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री बनाए रखना जरूरी है। उसके लिए हमें चाहिए कि एक आच्छादन हो, कहीं का भी जंगल हो। आप वहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो राजस्थान के अंदर के जंगल हों जहाँ पे खेजड़ी या बबूल या इस तरह की चीजें उगती हों, या फिर वो ऐसे जंगल हों हमारे हिमालय के जंगल हों जिनमें कि किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं की गई हो, वो प्राकृतिक रूप से वैसे के वैसे हैं। तो उनमें आप जाके देखोगे तो जमीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है जी जी। वो लगभग 4-5 इंच तक जैव भार से ढका हुआ होता है, जो कि एक इंसुलेटर का काम करती है, और उसके ऊपर पेड़ पौधे भी होते हैं। जी जी। तो वो भूमि का जो जमीन के अंदर का तापमान है वो वैसा बनाए रखना है 20 से 30 डिग्री का। जी, आपको आंसर मिला प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस। मैं थोड़ा और बोलना चाहता हूँ इसमें। जी। तो जैसा कि भगत प्रभु ने समझाया कि ये सॉइल टेम्परेचर जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो सॉइल लाइफ के लिए है। तो आपने जैसे, मैं जो समझा आपके प्रश्न से, आप ये पूछे थे अलग अलग पौधे को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, तो वो आप एनवायरमेंटल टेम्परेचर को हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, बिकॉज वो हमारे हाथ में है भी नहीं। ओके हम सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे आच्छादन के माध्यम से। यस और जब प्रॉपर्ली आच्छादित रहेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2, प्लांट हम लोग लोकल प्लांट ही ग्रो करते हैं। तो आप एप्पल अगर अपने इलाके में लगाएंगे तो उसका टेम्परेचर हम कभी दे नहीं पाएंगे। सो हमारा प्रिंसिपल ये भी है कि हम नेचर के साथ चलते हैं, तो जो लोकल है उस अनुसार ही हम, हमारे यहाँ अलग अलग पेड़ पौधे अपने आप से जो प्रकट होंगे वो होंगे। लेकिन अगर हम इम्प्लांट करते हैं, अगर कहीं से लाके बीज हम डालते हैं, तो हमको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे वातावरण के अनुरूप हो। सो उतना होमवर्क अगर हम लगा रहे हैं तो हमको करना चाहिए कि हमारे प्रांत के, हमारे स्थान के लोकल पेड़ पौधे कौन से हैं, तो उसको हमारा सॉइल लाइफ और सॉइल टेम्परेचर के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे भी रिसर्च है कि अगर आप अधिक पेड़
जो आपके लोकल नहीं है, ऐसे अगर लाके लगा देते हैं तो आप प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी सॉइल लाइफ इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये प्लांट आपके सॉइल के अनुरूप नहीं है, तो उसके अनुरूप जीव वहां आएंगे नहीं। सो वो बड़ा ही अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर हो जाएगा। सो आइडियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे प्रांत में वही चीजें लगाएं जो यहाँ की लोकल है। जैसे हम देशी गाय करते हैं, ऐसे पेड़ पौधे और सभी चीज भी देशी, मतलब लोकल टू योर लैंड। देशी का मतलब ये होता है, तो गिर गाय जो गुजरात का है वो महाराष्ट्र के लिए लोकल नहीं है, वो केरला के लिए लोकल नहीं है। तो देशी मीन्स लोकल टू योर लैंड, जहाँ आप हैं। लेकिन अभी लोग देशी मतलब सोचते हैं कहीं भी से भी कहीं भी ले जाएं, पूरा इंडिया का सब कुछ इधर से उधर करेंगे तो देशी है। तो वो भी एक गलत विचारधारा प्रसरी हुई है समाज में। सो लोकल मीन्स लोकल टू योर लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल। सो मे बी आगे वाले सेशन में कहीं इसको विस्तार से कवर करना चाहिए। थैंक यू। Thank you, Prabhu. Yeah, very wonderful explanation. Yeah, the local, there is a difference between the local plants which are growing that needs to be developed, and जो भी है, like for example अभी जो apple जो grow होता है, that generally it grows in a very cold areas, which is I cannot get that वो उधर से एप्पल का पौधे इधर हैदराबाद में लेके आके उधर रखे, तो that is not that is totally unnatural. So किधर का लोकल है उधर का पेड़ लिए तो it is very suitable. Yes, Prabhu. Thank you very much. And if if अभी और कुछ भी प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं अभी। yeah. ठीक है, आई थिंक प्रभु एंड करेंगे प्रभु। हाँ प्रभु जी। यस श्योर। सो कल फिर से हम लोग 6 बजे को मिलेंगे। कल भी द सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक माने पार्ट 2 है, तो आज का पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 रहेगा। तो या धन्यवाद। तो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।